हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना नया चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें अपन आज प्लांट ग्रोथ देखेंगे। ग्रोथ बच्चे क्या है? ग्रोथ बेसिकली एक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। लिविंग में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है और एक प्लांट का या फिर एक लिविंग का फंडामेंटल कैरेक्टर है ग्रोथ होना। और ग्रोथ इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पर बच्चे आप देखते हैं, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जैसे आप विंटर्स में देखते हैं कि उन पे स्नोफॉल होने से माउंटेन का आकार बढ़ जाता है, बट जब समर आएगी तो वो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी तो उसका आकार वापस से घट जाएगा। मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ हुई और इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। माउंटेन का आकार वापस घट जाएगा समर में। बट बच्चे, जब आप लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार सेल अगर डिवाइड होके आकार बढ़ गया प्लांट का तो वो प्लांट वापस से छोटा नहीं होगा। तो ग्रोथ प्लांट का फंडामेंटल करेक्टर हो गया और ग्रोथ प्लांट की इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। और प्लांट में ग्रोथ इंटरनली होती है तो इसको इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ बोलेंगे अपन। और बच्चे, ये कॉन्सिक्वेंस मतलब कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। आप प्लांट की ग्रोथ को देख के बता सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हुई है। तो ये कॉन्सिक्वेंस ग्रोथ हो गई। अपन एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ये इंटरनल है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लांट्स, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कॉन्सिक्वेंस कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड ग्रोथ। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्वांटिटेटिव रूप से होती है। अपन बता सकते हैं कि मास के आधार पर, नंबर के आधार पर सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है। यूनिक फीचर है ग्रोथ। लिविंग का एक यूनिक फीचर है। प्लांट ग्रोथ इज आइडेंटिफाई एंड इंडिटरमिनेट। मतलब एक यूनिक ग्रोथ होना प्लांट के लिए यूनिक फीचर है। ओपन, बच्चे आपकी ग्रोथ ओपन टाइप की होती है। ओपन मतलब कंटिन्यू थ्रू लाइफ स्पॉन। प्लांट में पूरी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती रहती है। तो अपन इस टाइप की ग्रोथ को बोलेंगे ओपन टाइप की ग्रोथ। बट बच्चे, प्लांट की कुछ पार्ट में क्लोज ग्रोथ भी होती है। अब क्लोज किस किस में होती है? क्लोज आपकी होती है फ्रूट, फ्रूट लीव्स और फ्लावर। अब बच्चे, फ्रूट लीव्स और फ्लावर में अपन इसको क्लोज टाइप की बोलेंगे, क्योंकि एक टाइम तक इनमें ग्रोथ होती है, फिर लीफ, फ्लावर और फ्रूट प्लांट से अलग हो जाते हैं। तो उनमें ऐसे ही नहीं बोल सकते अपन कि हमेशा ग्रोथ होती रहेगी, एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी, अपन उसको क्लोज बोलेंगे। और ये अपन इसको जो पर इस प्लांट की पूरे पार्ट में क्लोज ग्रोथ नहीं होती, कुछ पार्ट में ओपन भी होती है। तो अपन इसको बेसिकली अपन बोलेंगे कि प्लांट में ओपन टाइप की ग्रोथ होती है। जैसे उसके सूट टिप या रूट टिप में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती रहेगी, ऐसे नहीं है कि एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। उसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी होते हैं प्लांट में जो ऑलवेज डिवाइडिंग होते रहते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, तो इसमें कंटिन्यू ग्रोथ चलती रहती है। तो इसको अपन बोलेंगे ओपन टाइप की ग्रोथ। ग्रोथ बच्चे लोकलाइज्ड होती है। एक पर्टिकुलर आपका जगह होती है, वहां पे ग्रोथ होनी होती है, वहीं पे होती है। एक लोकलाइज तरीके से होती है। जैसे रूट स्टेम के सूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें ग्रोथ होनी है। एनाबोलिज्म ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म, मतलब ग्रोथ हो रही है, मतलब कुछ बन रहा है, तो बेसिक सी बात है कि एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस ज्यादा होगा ब्रेकडाउन से। बट ब्रेकडाउन भी तो होगा,
क्योंकि रेस्पिरेशन चल रहा है साथ साथ में, तो रेस्पिरेशन चल रहा है तो ब्रेकडाउन तो होगा, ब्रेकडाउन होगा तो कैटाबोलिज्म भी होगा, कैटाबोलिज्म भी होगा बट एनाबोलिज्म से कम होगा, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ इस तभी पॉसिबल है जब एनाबोलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबोलिज्म से। तो अपन ने ग्रोथ की नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने देख ली कि ग्रोथ में ये क्वालिटी होती है, ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, फंडामेंटल कैरेक्टर है ग्रोथ होना, ये कॉन्सिक्वेंस है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्वांटिटिव है, यूनिक फीचर है, ओपन टाइप की है, लोकलाइज्ड है, और एनाबोलिज्म ज़्यादा है कैटाबोलिज्म से। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ का अपन मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब बच्चे एक अपन सेल की रिस्पेक्ट में देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेल प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज, सेल का प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज होगा, एक सेल है ये, इस सेल का प्रोटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ मतलब इसके जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसकी साइज में इंक्रीज हुआ, तो अपन इसको बोलेंगे वैक्यूलेशन। प्लांट में वैक्यूलेशन हुआ है मतलब प्लांट के प्रोटोप्लाज्म कंटेंट में इंक्रीज हुआ है। पर अब अपन इसको देख के बता नहीं सकते कि कितना इंक्रीज हुआ है, इसके लिए अपन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मेजरमेंट हो जाएगा, अपन को इजी करना है इसको, इसलिए अपन इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, ये प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना अपन के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसलिए अपन इसको इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, आर यूज टू कैलकुलेट मेजर द ग्रोथ। इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करेंगे, वो कौन कौन से हैं। इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट, प्लांट के फ्रेश और ड्राई वेट में इंक्रीज होता है तो उसको अपन मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट में बच्चे S2 होगा प्रेजेंट, और जब ड्राई वेट लेंगे अपन तो उसमें S2 अगर अब्सेंट है तो उसको अपन ड्राई वेट बोलेंगे। बच्चे ड्राई वेट ज़्यादा सही तरीका है मेजरमेंट करने का। फ्रेश वेट में बच्चे S2 होगा, प्लांट ने अभी अभी वाटर अब्जॉर्ब किया है और अपन उसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अपन बेसिकली कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल वेट कितना है उसका, तो अपन उसको ड्राई वेट होगा ना उसका जो प्लांट का, उसको अपन मेजर करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। सेकंड तरीका है इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की लेंथ में इंक्रीज, जैसे एक फ्लोर है उस पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ है, तो अपन उसको देख के बता सकते हैं, उसको मेजर करके बता सकते हैं कि पोलन ट्यूब कितनी लंबी हुई, लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ को अपन बता सकते हैं। इंक्रीज इन सेल साइज, सेल में सेल की साइज कितने गुना बढ़ी है, जैसे एक तरबूज की सेल, आपकी एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है कि एक सेल 17,500 गुना तक बढ़ सकती है, वाटरमेलन की सेल। इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्लांट की सेल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है उसको अपन मेजर करके बता सकते हैं कितना उसका आकार बढ़ा है, जैसे अब ये प्लांट की सेल डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, इसका मेजरमेंट अपन कर सकते हैं वॉल्यूम को देख के। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, प्लांट के सरफेस एरिया का मेजरमेंट बच्चे अपन बेसिकली लीफ के लिए करेंगे। ये लीफ के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का अपन सरफेस एरिया फ्लैट है लीफ, अगर तो उसका अपन सरफेस एरिया निकालेंगे तब उसके मेजरमेंट होगा। इंक्रीज इन नंबर, अगर सेल कितने नंबर बढ़ गए हैं, कितने गुना मल्टीप्लाई हो गई है, उससे भी अपन प्लांट की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। तो ग्रोथ नंबर के लिए एनसीईआरटी ने आपको मेज का एग्जाम्पल दिया है कि एक घंटे में मेज की सेल कितने गुना मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब बच्चे अपन आगे देखते हैं कि फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फेज ऑफ सेल डिवीजन,
फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक फेज या फेज ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट की सेल्स जब सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं उनमें डिवीजन होगा, वो उसकी फर्स्ट फेज है ग्रोथ की। तो प्लांट में 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में टॉप पे पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप पे पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में पाया जाता है, जो इंटरकैलरी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट में लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अब बच्चे जो बीच में आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो तो आपका मेरिस्टेम हो गया, और जो आपको दिख रहा है वाइट पार्ट वो हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। मतलब सेल डिवाइड हुई तो कुछ सेल तो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रूप में रह गई और कुछ सेल्स आपकी परमानेंट हो गई, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो अब अपन देखेंगे मेरिस्टेमेटिक के मेरिस्टेमेटिक फेज के कैरेक्टर देखेंगे। अगर इन पार्ट विच वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक वहीं होगा जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। ये ग्रोथ की फर्स्ट फेज है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है, जो कि डिवाइड होता रहता है। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल वॉल नेचर प्राइमरी होता है, थिन होता है, क्योंकि सेल्स अभी अभी बनी हैं तो सेल वॉल प्राइमरी होगी ओनली। और न्यू सेल अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कंटेंट, न्यू सेल्स में अबंडेंट बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाएंगे, जो एक सेल से दूसरी सेल्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको जरूरत होती है बहुत सारे मटेरियल की, ताकि उनमें ग्रोथ हो सके और डिवीजन हो सके, इसके लिए। तो बच्चे ये आपको डायरेक्टली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो 5 याद रखने हैं, क्योंकि उनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप इनको टिप्स पे रखें। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल वॉल प्राइमरी होती है, और न्यू सेल्स में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे दूसरी फेज। दूसरी फेज आपकी इलोंगेशन फेज है या फेज ऑफ इनलार्जमेंट। सेल्स में डिवीजन हुआ तो वो सेल्स छोटी छोटी हैं, अब उनमें ग्रोथ होगी, मतलब इलोंगेशन होगा उनमें। तो सेकंड फेज है ये आपकी ग्रोथ की। फर्स्ट आपकी मेरिस्टेमेटिक थी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल का आकार बढ़ेगा। सेल छोटी थी वो सेल में इंक्रीज होगा। तो प्लांट सेल में मेजर पार्ट क्या होता है? वैक्यूल का ही होता है, तो वैक्यूलेशन होगा प्लांट में। इंक्रीज वैक्यूलेशन। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल पे मटेरियल का डिपोजिशन होगा। जो अपन ने प्राइमरी सेल वॉल देखी थी नई नई बनी है सेल में, उस पे बहुत सारे मटेरियल का डिपोजिशन होने से सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, सेल साइज इंक्रीज होगी, सेल की साइज में इंक्रीज होगा तो वैक्यूलेशन हो जाएगा। तो सेकंड आपकी इलोंगेशन फेज के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। प्राइमरी सेल वॉल थी तो उससे सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल बनेंगी तो तभी तो उसको अपन डिपोजिशन बोलेंगे। और सेल साइज इंक्रीज होना। अब बच्चे अपन देखेंगे थर्ड फेज। थर्ड फेज में आपकी मैच्योरेशन फेज या फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब सेल के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइन हो जाएंगे कि सेल को आगे जाके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएशन, एक्यूट परमानेंट सेप, एक्यूट स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएशन, एक्यूट परमानेंट सेप एंड साइज। उसकी एक सेल की जो परमानेंट
शेप और साइज होनी है वो हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जो सेल को परफॉर्म करना है फंक्शन जिसके लिए सेल का डिवीजन हुआ है, वो फंक्शन सेल के लिए आइडेंटिफाई होगा और वो परफॉर्म करेगी। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस और स्ट्रक्चरली डिफरेंस, दोनों टाइप के डिफरेंस आपके मैच्योरेशन फेज में होंगे। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, रूट हेयर से आपके वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्वेशन होना। और जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन सेल के क्या होते हैं कि आपके रूट हेयर अब्जॉर्व करेंगे वाटर और मिनरल्स का, तो ये आप उस सेल का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। और जो सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं, कौन सी सेल करती हैं फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो मेसोफिल सेल का फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करना ये आपकी मैच्योरेशन फेज में होगा। अब बच्चे अपन देखते हैं कि ग्रोथ कितने टाइप की होती है। ग्रोथ आपकी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्या होती है प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ होती है इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट का बढ़ना आपका हो गया प्राइमरी ग्रोथ। अकर इन ऑल प्लांट, ये सारे प्लांट्स में पाया जाती है प्राइमरी ग्रोथ। डन बाय एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैनरी मेरिस्टेम, जो अपन ने डायग्राम में देखा था ना कि तीन टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनके द्वारा आपकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे इंक्रीज इन विड्थ, ग्रिप, थिकनेस या डायमीटर ऑफ प्लांट, प्लांट की थिकनेस बढ़ना, विड्थ बढ़ना या डायमीटर बढ़ना, कुछ भी बोल दो, ये वो आपकी है सेकेंडरी ग्रोथ। अकर इन डाइकोट, ये डाइकोट में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में, मोनोकोट में अब्सेंट होती है बच्चे, बट डायकोट एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है और ये एक आपके जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। प्राइमरी ग्रोथ सब प्लांट में होती है, बट सेकेंडरी ग्रोथ आपके जिम्नोस्पर्म और डायकोट एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। डन बाय लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम अभी आपने जो देखे थे लेटरल साइड में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट थे लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है वो, और उसी से आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब बच्चे अपन इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये बच्चे आपके ऊपर का पार्ट है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आपका सूट है और नीचे वाला रूट है। ये आपकी वेस्कुलर कैम्बियम हो गई और ये भी आपकी वेस्कुलर कैम्बियम हो गई। ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ये तो आपकी प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है और ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है, वो आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। अब अपन आगे देखते हैं कि ग्रोथ रेट। अब अपन ने देख तो ली ग्रोथ ऐसे ऐसे होती है, पर ग्रोथ रेट को अपन निकालने के लिए आपको ग्रोथ रेट आप पर यूनिट टाइम पे निकालेंगे। और ये दो टाइप की होती है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। ग्रोथ आप पर यूनिट टाइम पे निकालेंगे। टू टाइप की ग्रोथ होती है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अब बच्चे अपन देख लेते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ को। अब आपके पास बच्चे दो सेल हैं, तो एक सेल तो आपकी ऐसी की ऐसी रह गई और उससे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसी की ऐसी रह गई, उसमें डिवीजन नहीं हुआ। जो डिवीजन हुआ तो दो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब उसमें से एक सेल फिर आपकी यूं की यूं बनी रह गई और फिर आपके दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ है। जैसे आपके पास एक सेल है तो उससे आपकी दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये बच्चे आपकी सेल होगी परमानेंट, और जो इससे आपकी फिर दो सेल बनेंगी, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इस सेल से फिर आपकी एक सेल तो परमानेंट हो गई और इस सेल में फिर आपका डिवीजन हो गया। ये इस टाइप की ग्रोथ आपकी हो गई अरिथमेटिक ग्रोथ। और जियोमेट्रिक ग्रोथ है, हर सेल परफॉर्म कर रही है। जैसे आपके पास दो सेल थी, दो से आपकी चार बन गई, दोनों सेलों ने डिवीजन किया। अब बच्चे चारों सेल डिवाइड करेंगे,
8 सेल बन गई, इस तरह ही ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है। तो कंटिन्यू चल रही है तो वो तो हो गई आपकी जियोमेट्रिक, और एक सेल परमानेंट हो रही है और एक सेल डिवाइड कर रही है तो वो हो गई आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ। अब बच्चे अपन अरिथमेटिक ग्रोथ को समझते हैं पहले। आउट ऑफ टू डॉटर सेल formed one cell divide और another cell differentiated। डिफरेंशिएट मतलब परमानेंट होगी उसका जो आपको उसको जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो गई। इट अकर्स एट कांस्टेंट ग्रोथ, ये आपकी कांस्टेंट ग्रोथ है। जैसे रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, रूट में जो इलोंगेशन होता है वो आपके एक कांस्टेंट रेट पे होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब बच्चे अपन इसके ग्राफ को देखते हैं। ये आपके टाइम है और इस पे आपकी हाइट ऑफ प्लांट है। प्लांट की पहले कुछ हाइट है, उसके बाद में उसकी कंटिन्यू ग्रोथ चलती जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। तो इसकी आपकी इक्वेशन है एल टी बराबर एल नोट, जो आपकी पहले ग्रोथ थी, प्लस आर टी। एक स्ट्रेट लाइन के लिए अपन आर टी लिखते हैं। आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। आपकी बायोलॉजी में इतना ही पूछा जाता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन से में बनता है, तो अरिथमेटिक में बनता है, और इसकी इक्वेशन एल टी बराबर एल नोट प्लस आर टी। एल टी होगी लेंथ एट टाइम टी, आपके टाइम टी पर लेंथ। एल नोट लेंथ एट टाइम जीरो, आपने इनिशियल जो लेंथ ली थी वो एल नोट हो गई। आर आपकी होगी ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, और टी तो हो आपका टाइम है ही। अब बच्चे अपन देखते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ हो गई आपकी हर सेल डिवाइड कर रही है, पर हर सेल डिवाइड कर रही है, ये डिवीजन कब तक होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक होगा। तो बोथ, पहले अपन इसकी थ्योरी देखेंगे। बोथ डॉटर सेल अंडरगो डिवीजन, ग्रोथ रेट नॉट कंटिन्यूस। ये ग्रोथ रेट कंटिन्यूस नहीं होती, क्योंकि बच्चे ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 से 4, 4 से 8, ये ग्रोथ कभी ना कभी तो ये सेल्स परमानेंट होंगी ना। तो प्लांट की जो इनिशियल टाइम की ग्रोथ होती है ना, जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम तक की ग्रोथ आपकी जियोमेट्रिकल ग्रोथ है, और उसके बाद में एक स्टेट या कंटिन्यूस ग्रोथ चलती है, वो आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब बच्चे इसका ग्राफ है टाइम और साइज या वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं आप। तो बच्चे एक टाइम तो बढ़ना स्टार्ट होगी, और एक टाइम तक तो ये कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद इसमें सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया लैग फेज, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फेज, और ये आपका हो गया सैचुरेशन फेज। इसके बाद में आपके सैचुरेशन आ जाता है। तो अब बच्चे इसको अपन बोलेंगे, वेट अपन ने लिया W1 और पहले क्या था W0, तो इसकी इक्वेशन अपन लिखेंगे W1 इक्वल्स टू W0 e की पावर RT। e की पावर RT मतलब ये लॉग फॉर्म में है, मतलब आपने देखा ही था कि 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, 16 से 32 बनेंगी, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियली रूप से ग्रोथ हो रही है प्लांट में, तो इसको अपन लॉग फॉर्म में लिखेंगे। बट बच्चे अपन को इसमें भी सिर्फ ग्राफ याद करना है और इक्वेशन याद करनी है, और ग्राफ की शेप कैसी है, एस शेप या सिग्मोइड कर्व मिलता है अपन को जियोमेट्रिक ग्रोथ में। तो ये आपकी W1 हो गई फाइनल साइज, और ये आपकी W0 होगी इनिशियल साइज या इनिशियल वेट बोल दो। आर हो गया आपका ग्रोथ रेट, टी हो गया टाइम, और ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो अपन लोग देखते ही हैं। अब बच्चे, अब ये आपकी ग्रोथ अपन ने देख तो ली, 2 टाइप की होती हैं। अब अपन इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्वांटिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड ऑफ 2 वेज।
मतलब लिविंग सिस्टम की ग्रोथ निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव रूप से निकालो। अब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने के लिए आपको लेना होगा टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम इंटू 100। अब टोटल ग्रोथ कैसे निकालेंगे बच्चे? अपन निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटू 100। ये तो होगी आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है बच्चे? रिलेटिव ग्रोथ रेट हो गई आपकी टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100। ये बच्चे आपके फॉर्मूले हैं जो आपकी ग्रोथ निकालने में काम आएंगे। अब बच्चे अपन इनकी ग्रोथ निकाल के देखते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालते हैं पहले अपन इसकी। एब्सोल्यूट ग्रोथ में आपकी होगी टोटल ग्रोथ। अब बच्चे इसके लिए टाइम अपन 1 डे मान लेते हैं ना, तो टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए, तो अपन एक मान लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई इसकी? 10। और कितने टाइम में हुई? 1 टाइम में। तो इसको अपन 100 से गुना करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। ओ सॉरी, टोटल 10 माइनस, टोटल कैसे निकालेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपकी आ गई 5 इंटू 100, मतलब 500 आ गया ना। अब बच्चे इस लीफ के लिए निकालेंगे तो इसमें अपन टोटल ग्रोथ कितनी हुई? 55 माइनस 5, 50 अपॉन एक टाइम में हुई, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 100। तो आपका इसमें भी 500 आया, मतलब 500। अब बच्चे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों में सेम आ रही है, पर आपको दिख रहा है कि सेम थोड़ी ना बढ़ी है, तो अपन इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे। रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है? टोटल अपॉन इनिशियल। तो टोटल अपन निकालेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। तो ये तो आ गई आपकी 5 अपॉन 5 इंटू 100। तो हो गया आपका 100% ग्रोथ हुई है इसमें, मतलब डबल हो गया। अब इसकी रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे, तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ निकालने के लिए आप लिखेंगे 55 माइनस 50 अपॉन 50। इनिशियल 50 थी, तो 5 अपॉन 50 इंटू 100। तो आपका बच्चे 10% आ जाएगा इससे। तो मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाली आपने, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों के लिए सेम आ रही है, बट रिलेटिव ग्रोथ बच्चे दोनों के लिए अलग अलग आ रही है। तो रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आया ना आपको? रिलेटिव ग्रोथ निकालने से एब्सोल्यूट ग्रोथ से तो आपको दोनों में सेम दिख रहा है, बट आपको भी पता है दिखने में कि सेम ग्रोथ तो नहीं दिख रही, तो अपन एब्सोल्यूट ग्रोथ से निकालेंगे। अब अपन देखेंगे कि ग्रोथ होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। अब ग्रोथ होने के लिए बच्चे आपको वाटर चाहिए। वाटर बच्चे कहाँ कहाँ चाहिए? वाटर बच्चे रेस्पायरेशन में चाहिए, फोटोसिंथेसिस में चाहिए, बच्चे हर एक्टिविटी में आपको चाहिए वाटर। तो प्लांट की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चे आपको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में O2 का ब्रेकडाउन होता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो O2 कंपल्सरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। प्लांट को टेम्परेचर चाहिए, एक एक्चुअल टेम्परेचर होता है उसी पे तो प्लांट ग्रोथ करेगा। अब आपको फीवर हो जाए तो उस फीवर वाली ग्रोथ में आपको रेस्ट करने का मन करेगा, काम करने का मन थोड़ी ना करेगा। तो प्लांट के लिए भी एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए उसको एक एब्सोल्यूट, मतलब जो
टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है, वो टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट चाहिए, लाइट आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और प्लांट को ग्रोथ के लिए ग्रेविटी चाहिए। अब बच्चे ग्रेविटी का मतलब हो गया रूट की ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, जियोट्रोपिक होती है मतलब पॉजिटिव होती है ग्रेविटी की तरफ, तो ग्रेविटी का भी जरूरी है रूट की ग्रोथ के लिए। तो कंडीशंस में हो गया आपकी वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी। ये फैक्टर्स आपको कंडीशंस में याद रखने हैं, ये आपके कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बच्चे अपनी होगी ग्रोथ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन इसका अगला पार्ट। थैंक यू। तब तक आप एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन कीजिए।